अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां समद हारिस और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ले। तो आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर आ चुके हैं जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO और आज हम उनसे जानेंगे यूके की लेटेस्ट अपडेट्स के क्या वीज़े खुल चुके हैं या नहीं खुले, और अगर खुल चुके हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनकी और किस तरह स्टूडेंट्स अपने इस ख्वाब को सच कर सकते हैं। तो आए चलते हैं उनकी तरफ और जानते हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक दफ़ा तो मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया आज। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि यूके के जो करंट अफेयर्स हैं वो क्या चल रहे हैं आजकल। क्या कोविड के बाद दोबारा से वीज़ास खुल गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दोबारा मदऊ किया इस हवाले से ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट दे सकूँ व्यूअर्स को और अपने नाजरीन को। जी बिल्कुल, 27 जुलाई से उन्होंने अनाउंस कर दिए थे एम्बेसी ओपन हो गई है, यूके एम्बेसी, एंड देयर नाउ गोइंग टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस। तो अभी वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब बाकी एम्बेसीज क्योंकि बंद है वो हम किसी और दिन उस पर टॉपिक पे बात करेंगे आज, क्योंकि जो हमारा बेसिक मौजू वो आपने जैसे बताया कि यूके है तो हम उसके मुतालिक आपको सारी अपडेट दे देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ज़रा काइंडली ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स ख्वाहिशमंद हैं बाहर जाने के लिए, आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो है वो स्टूडेंट्स को आ रहा होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, क्या ख़र्चा आ जाता है, और कई ऐसी कंसल्टेंसीज आजकल चल रही हैं जो लोगों को पागल बना रही होती हैं कि जी ये ले आओ वो ले आओ। सर, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि आप क्या स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको बाहर जाने के लिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। बेसिकली जो सबसे अहम इसमें पॉइंट है वो ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ बैचलर्स वीज़ा, यानी आपने डिग्री में जाना है, तो आपका मिनिमम इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स इंटर में हैं प्लस यू हैव टू डू आइल्स में आपका मिनिमम 5.5 इन ईच मॉड्यूल होना चाहिए आइल्स में। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम आपका अप्लाई करते हैं फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, ठीक है। और ऑल्सो वी हैव ऑप्शन के जी अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका आर्ट्स में स्कोर कम आ जाता है जी। और लेकिन उसमें एक और आर्ट्स की कैटेगरी है UKVI, अगर वो UKVI आर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर 4.5 बैंड भी उनका आ जाता है तो स्टिल हम उनको फाउंडेशन प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम में, तो उसमें उनको इनरोलमेंट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसमें नेक्स्ट चीज़ है वो है फिर मास्टर्स के लिए मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन होना ज़रूरी है बच्चे का। अगर उनका 16 ईयर्स एजुकेशन है तो और मिनिमम 2.5 CGPA है और ही और शी मस्ट हैव 6.5 इन आइल्स और किसी मॉड्यूल में भी 6 से लेस ना हो तो हम उनका एडमिशन करवा देते हैं। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 उनकी लास्ट क्वालिफिकेशन प्लस उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उन्होंने जो शो मनी दिखानी है वो कितनी होनी चाहिए। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्लैरिफाई करूँगा। थर्ड उनकी जो है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि एक TB टेस्ट उसमें होता है, वो सारी चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है वो उनका SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टूडेंट का, वो बहुत ही अच्छा लिखा होना चाहिए, जिसमें नॉर्मली हमारी जो टीम है वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करती है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है। हम नॉर्मली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं ऑल ओवर UK एंड स्कॉटलैंड, तो उनका क्राइटेरिया थोड़ा टफ होता है क्योंकि वो दे वांट द स्टूडेंट्स के जो कि अच्छे स्टूडेंट्स हो विद रेलेवेंट एक्सपोजर, तो वो हमारी कोशिश, क्योंकि उसका एडवांटेज क्या है कि उनकी वीज़ा रेशो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें अब बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है अकॉर्डिंग, अब आज की मैं बात करूं तो आज जो पाउंड का रेट है दैट इज़ अराउंड 223, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो जो बैंक स्टेटमेंट इस वक्त हम रिक्वायर कर स्टूडेंट को नॉर्मली रिक्वायर होती दैट इज़ अराउंड 4.5 to 5 मिलियन की रिक्वायर होती है। अक्सर ये सवाल हमसे करते हैं कि जी स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो उसका एक सिंपल फार्मूला है, ये आज आप तमाम इनको पता चल जाए इसके हवाले से। वो ये है कि इसमें रिमेनिंग फ़ीस, अगर मिसाल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम, आपकी सालाना फ़ीस 11,000 पाउंड है, ठीक है, या 12,000 पाउंड है, आपको 2,000 पाउंड की डिस्काउंट मिल गया यूनिवर्सिटी से, तो रिमेनिंग रह गई 10,000। उसमें से 4,000 5,000 डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी 50% चार्ज करती हैं, कुछ 40%, तो इट डिपेंड्स के कितना, वो माइनस करके जो रिमेनिंग रह जाएगी वो प्लस आपके 9 मंथ्स के एक्सपेंसेस इन यूके वो आपने शो करने, तो इतने फंड्स आपके पास होने चाहिए। लेट्स सपोज यूके इनसाइड लंदन जो आपके कॉस्ट है
जो आपने 9 माह की शो करनी है वो 11,385 पाउंड है, तो वो प्लस आपने जो रिमेनिंग फीस है, मिसाल 10,000 पाउंड में से आपने 4,000 जमा करवा दिए, पीछे 6,000 रह गए, तो वो 11,000 और 6,000 आप एडअप कर लेंगे, जो आपका रेट है उससे हमेशा 5-6 रुपए ऊपर रख के आप उसे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास एग्जैक्ट आ जाएगा कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होगी। ठीक है, तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, इसके तहत आपने मेच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 28 डेज की मेच्योरिटी रिक्वायर होती है फॉर स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, और वो पैसे तब तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक बच्चे का वीज़ा नहीं लग जाता। और एक और बड़ी अहम चीज़ जो मैं ऐड करता चाहूँ इसी से रिलेटेड, कि अक्सर ये क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा मुझसे कि जी किसके अकाउंट में होने चाहिए। बिल्कुल, आइदर योर पेरेंट्स अकाउंट या आपके पर्सनल अकाउंट, तीनों में से किसी एक में भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन स्टूडेंट के अकाउंट में होना वो दैट इज़ आइडियल सिचुएशन। ठीक है, और उसको आपने हिलाना नहीं, मीन उसको यूज़ नहीं करना, यू हैव टू होल्ड दैट अमाउंट टू सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जब वो टाइम हो जाएगा, खैर से अल्लाह के हुक्म से आपका वीज़ा लग जाता है, देन यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट। अच्छा सर, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने कहा कि आप जो बैंक में स्टेटमेंट के लिए अपने पैसे रखवाते हैं उसको आप निकलवा नहीं सकते, तो अब अगर कोई स्टूडेंट मतलब जिसकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है और उसने एक बिल्कुल एक मतलब बिगनर है, उसने अकाउंट नया खुलवाया और वो जो अमाउंट जितनी भी बनती है अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 lakhs जितने भी बन गए वो उसने रखवा लिए, और क्या जो एम्बेसी है वो ये सवाल करेगी कि ये बंदा तो अभी आ रहा है और उसने 3 महीने पहले अकाउंट खोला और इसकी जो स्टेटमेंट है 3 महीने से बाउंड है, इसके पैसे निकले नहीं गए, तो क्या उस पर एम्बेसी जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी? नहीं, एज पर द लॉ एम्बेसी उस पर कोई इतराज़ नहीं करती है, क्योंकि एम्बेसी को आपका लिक्विड कैश चाहिए, उनको पैसे चाहिए शो करने, एंड देयर ओनली रिक्वायरमेंट इज कि जब हम बैंक स्टेटमेंट भी एट द टाइम ऑफ सबमिशन जमा करवाते हैं वो 28 दिन की होती है। ठीक है, तो अगर वो महीना पुराना अकाउंट है तो इट डजेंट मैटर, क्यों? क्योंकि उसके साथ हम एफिडेविट लगाते हैं उनके फादर का, जिसमें वो उसको कम्प्लीटली डिक्लेयर करते हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और ये ऑब्वियसली अब स्टूडेंट के पास इतना कैश तो नहीं आता, वो उसके पेरेंट्स ने दिया होता है, तो वो हम उसके जो है सोर्स ऑफ इनकम है और वो उसके हम डॉक्यूमेंट साथ बता देते हैं, तो उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके ऊपर। अच्छा सर, मुझे काइंडली ये भी बताइएगा कि आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी 50% से कम जो है इंटरमीडिएट में मार्क्स आ जाते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई यूनिवर्सिटी कोई डिप्लोमा या कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र करती है कि जो ख्वाहिशमंद हैं वो जा सकें? देखें, ज़्यादातर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 50%, बट वी स्टिल हैव सम ऑप्शंस के जिसमें इवन अप टू 45% मार्क्स जिनके हैं उनको भी हमने एंटरटेन किया, बशर्ते कि उनका आइल्स में स्कोर अच्छा आ जाए, तो वी हैव द ऑप्शन, वो फिर हम उसके केस टू केस हम उनके लिए फिर असिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा सर, आजकल आइल्स करने के लिए भी बच्चों को बड़े मसले हाथ जो हैं वो पेश आते हैं, तो आप कोई रिकमेंड करें अपनी ऑडियंस को कि वो कहाँ से जाके इस आइल्स के लिए मतलब प्रिपेयर करें अपने आप को? देखें, काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वी आल्सो हैव सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मिस्टर आसिफ है, मिस्टर तारिक हैं जो कि ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कि ऑन कैंपस और ऑनलाइन दोनों क्लासेस ऑफर करते हैं। तो यानी ऐसे हमारे जितने मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उनकी सर्विसेज उनमें लेते हैं ताकि मैक्सिमम स्कोर आ जाए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि यूनिवर्सिटी जो फीस में डिस्काउंट देती है वो दैट इज़ द एग्रीगेट और फैक्टर ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड प्लस आइल्स स्कोर। अब जितना अच्छा आइल्स का स्कोर आएगा, एक तो वीज़ा पे आपका इंप्रेशन वीज़ा ऑफिसर पे अच्छा पड़ता है, दूसरा हम उतना मैक्सिमम फीस में डिस्काउंट दिलवा देते हैं स्टूडेंट को, तो इसलिए हम इन चीज़ों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूके स्कॉटलैंड के लिए इंटरव्यू मस्ट है, तो जो हमारी आइल्स की क्लासेस या प्रिपरेशन होती है उसका हमने किया ही इस तरीके से उसको डिज़ाइन है कि उसमें उनकी तैयारी हो जाती है स्पीकिंग की भी, तो वो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू ना मैंने देना है बच्चे की जगह ना किसी और ने, तो स्टूडेंट ने खुद अपीयर होना है एंड ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ के वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ही इज़ वेल वर्स वेल स्पोकन, और उसके बाद वोकैबुलरी अच्छी होगी, देन ही कैन ईजीली जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेगा इन फ्रंट ऑफ द वीज़ा ऑफिसर। ऑफ कोर्स। अच्छा सर, आजकल बच्चों को एक और इशू भी आता है कि स्टडी में बड़ा गैप आ जाता है, कुछ किसी के पास 1 साल का गैप आ गया या 2 साल का गैप आ गया,
तो कंपनी उसके लिए भी कुछ बच्चों को रिकमेंड करती है, किसी कोई वे है ऐसा कि बच्चे उस वे पे चल के अपना वीज़ा ले सकें? जी, उसमें देखें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है बच्चे की, ठीक है। अब एफएससी की बेस पे 1 साल तक का जो गैप है दैट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सेशन अभी नेक्स्ट आने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि मिसाल सितंबर में भी फ्री हुए तो फॉर श्योर वो सितंबर में तो जा नहीं सकते, या तो जनवरी फरवरी इनटेक में जाएंगे, अगर या वो मिस हो गया तो वो सितंबर इनटेक में जाएंगे। तो उसमें फिर क्या होता है कि ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें आर्ट्स की तैयारी भी करनी है, सारा कुछ आर्ट्स का स्कोर आएगा, वो सारी चीज़ें। अगर बैचलर्स की बेस पे किसी ने ऑनर्स डिग्री की है 14 इयर्स, तो 14 इयर्स एजुकेशन पे अराउंड 2 to 3 इयर्स, लेकिन बशर्ते कि उसका वेरीफाइबल एक्सपीरियंस हो विद एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एम्बेसीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन वो उसका भी प्रूफ हमें देना पड़ता है कि इन्होंने यहाँ किया, और डेफिनेटली ड्यूरिंग द इंटरव्यू वीज़ा ऑफिसर उससे क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। और लेट्स सपोज कि ऑलरेडी 16 इयर्स एजुकेशन है, मास्टर्स की ऑनर्स डिग्री की है, तो 3 to 4 इयर्स इवन 5 इयर्स तक भी स्टूडेंट का इजीली वो एंटरटेन कर देते हैं, कि उन्हें पता है कि भाई ये प्रोफेशनल है और ही वांट टू गेट सम मोर एजुकेशन, और वो एक डिग्री करना चाहता है इन ऑर्डर टू बूस्ट हिज प्रोफेशनल कैरियर, तो वो चीज़ें फिर काउंट करती हैं, वो हो जाती हैं उसके अंदर। अच्छा सर, आजकल एक और बड़ा मसला मैंने देखा है जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि बच्चों को सही से ये नहीं पता कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन दीज डेज, कि वो क्या कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड हैं। जब वो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट उनको कोई 50 किस्म की डिग्रियां लाने के लिए कहता है कि जी ये लेकर आएँ, वो लेकर आएँ, ये लेकर आएँ। तो जो बेसिक्स हैं यूके जाने के लिए, वो आप ज़रा हमें फिंगर टिप्स पे बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और हमने किसी कंसल्टेंट के पास पहुँच जाना। जी, वो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन, किसी के इंटर की बेस पे अप्लाई करें तो ऑब्वियसली मैट्रिक और इंटर का, किसी ने बैचलर तो बैचलर्स, मैट्रिक, इंटर, ये प्लस उनकी सीवी जिसमें उनकी तमाम डिटेल मौजूद हो, पासपोर्ट की वो रिक्वायर होती है, ठीक है, CNIC की कॉपी रिक्वायर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक SOP उन्होंने लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि अगर उनके पास भी नहीं है तो लेटर ऑन उनको असिस्ट कर दिया जाता है। और अपडेटेड CV, अगर उनका एक्सपीरियंस है तो ही और शी हैव टू फर्निश के जी उन्होंने अपनी CV एक्सपीरियंस लेटर उसमें शो करना, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ये हमें बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एडमिशन के लिए हमें रिक्वायर। हाँ, 2 रेफरेंस लेटर्स रिक्वायर होते हैं फ्रॉम योर प्रीवियस इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिस इदारे से आप पढ़े हुए आपके प्रोफेसर्स के, लेक्चरर के, जिनसे भी वो आप इजीली वो आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर्ली वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की होती है, तो यू कैन इजीली गेट दैट वन। तो ये चीज़ें बेसिकली रिक्वायर। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जब कोई भी स्टूडेंट मतलब बाहर जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके कंसल्टेंसी में आ जाता है और आगे जो कंसल्टेंट बैठा हुआ होता है वो किस तरह से अगला प्रोसेस करता है, बेसिक वो प्रोसेस होता क्या है कि मतलब किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप बाहर भेजते हैं और आगे से ऑफर लेटर लेते हैं और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को देकर फीसिस वगैरह ये सारा कुछ, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा कुछ बताएं। उसमें बहुत ही एक जो इसका मैं आपको पिक्चर पूरी क्लियर कर देता हूँ कि जो चीज़ें इसमें होती हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम उसका ऑफर लेटर मंगवाते हैं स्टूडेंट का। नॉर्मली वो कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, उसमें 2-3 कंडीशन होती है, समटाइम वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लेता है, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकंड, उसमें वो मुतालबा कि जी आप अपनी फ़ीस जमा करवाएं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं तो दे आस्क फॉर द इंटरव्यू कि जी हमने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो वो जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आज वो इशू करते हैं अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने पर फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि हम बच्चे को कह देते हैं उसमें यूनिवर्सिटी के अकाउंट की डिटेल मेंशन कि अब आप फ़ीस जमा करवाएं। उनके तरीक़ेकार हम उन्हें समझा देते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी फ़ीस जमा करवा देते हैं और उसकी रसीद हमें व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि हम उनके साथ फॉलोअप कर सकें। मीनवाइल उसी दौरान हम बच्चे की रिक्वेस्ट कर देते हैं फॉर द TB टेस्ट। TB टेस्ट की जैसे अपॉइंटमेंट मिलती है वो अपने वो सिक्योर कर लेता है। बैंक स्टेटमेंट शुरू में ही हमने उनके बोल दिया होता है, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने फादर या मदर जिन्होंने उनके अकाउंट में रखने होते हैं, पैसे रखे होते हैं, तो वो भी उनकी स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसके बाद फिर हम अप्लाई करते हैं फॉर देयर कैश। कैश बेसिकली है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द स्टडीज़ ना, ये बेसिकली इसका मुखाफफ है। जब कैश इशू हो जाता है तो उसकी बेस पे हम ऑनलाइन उनके वीज़ा फाइल करते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट सारे रेडी और फिर हम उनकी अपॉइंटमेंट लेते हैं जेरीज में। अब फिंगरप्रिंट्स के लिए और इंटरव्यू के लिए जिस दिन उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे सेम डे में उसका वीज़ा ऑफिसर के साथ स्काइप इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 15 to 20 डेज में उनको वीज़ा इशू हो जाता है फ्रॉम एम्बेसी
देना हो तब भी, अगर खुदा न खास्ता डिक्लाइन कर दें तब भी, तो कंप्लीट रीजंस दे के वो कह देते हैं कि हाँ जी इन बेसिस पे आपका हमने वीज़ा रिफ्यूज़ किया, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का आपको वो ऑप्शन देते हैं। इन केस आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हुआ था एंड मेरे साथ जो है वो प्रॉपर इंसाफ नहीं हुआ, तो वी कैन आस्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एज वेल। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ होते हैं, तो अगर बच्चा कह भी देता है वो वाला हाल नहीं कि जो स्कूल में कहा मैंने तो पेपर बहुत अच्छा दिया था, पता नहीं रिजल्ट क्यों ख़राब आ गया। तो उसमें ये होता है कि वो हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनका पूरा इंटरव्यू जो है वो भी मंगवा सकते हैं, और वो एम्बेसी हमें देती है, तो हम बच्चे से शेयर कर लेते हैं। अच्छा सर, एक और बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो फ़ीस जमा करवाने का प्रोसीजर है वो क्या बैंक से डायरेक्ट पे ऑर्डर के थ्रू पे होती है, या वेस्टर्न यूनियन या जो आजकल ये मतलब चल रहे हैं यहाँ से कोई इनका कोई सीन होता है? इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। जी, इसमें बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर आपका ऑलरेडी फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो यू कैन स्ट्रेट अवे पे फ्रॉम योर ओन अकाउंट, स्टूडेंट के फादर वो वहाँ से पे। दूसरा उसमें ये तरीक़ेकार है कि जी क्रेडिट कार्ड की नॉर्मली हमारी इतनी लिमिट होती नहीं तो वो पे नहीं हो पाते हैं, तो उसमें फिर हम वॉल स्ट्रीट या जितने भी मनी एक्सचेंज हैं उनका हम लेते हैं, तो वो फिर हम उनको तरीक़ेकार बता देते हैं, वो उनके पास जाते हैं सपोर्टिंग एविडेंस के साथ, जिसमें वो उनसे ऑफर लेटर रिक्वायर करते हैं बच्चे का, प्लस उनसे फादर की CNIC, बच्चे की CNIC, क्योंकि आजकल ये काफ़ी सख्ती है मनी लॉन्ड्रिंग ये चीज़ें, तो उनको मद्देनजर रखते हुए वो उसके, और ये बहुत अच्छा भी है स्ट्रिक्ट, तो वो डायरेक्टली वहीं से उनके अमाउंट पे ऑफ करके तो रसीद हमें व्हाट्सएप कर देते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी कंपनी यूके से रिलेटेड किस किस टाइप के वीज़े जो हैं आजकल रेफ़र करती है स्टूडेंट को, मतलब कौन कौन सी वैरायटी आपके पास मौजूद है कि किस किस बेस में आप बच्चों को बाहर भेज सकते हैं? देखें, अभी मीनवाइल यूके के जो हम डील कर रहे हैं वो हम स्टूडेंट वीज़ा को ही डील कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट वीज़ा में जो बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो लास्ट ईयर एंड ऑफ द ईयर 2019 में अनाउंस हुआ, दैट वाज PSW, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो अनाउंस किया है यूके गवर्नमेंट ने, वो बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि दे वांट टू अट्रैक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्योंकि 2012 से उन्होंने PSW ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट था उनका रुझान यूके की तरफ कम हो गया था। बट दिस करंट गवर्नमेंट रियलाइज के नहीं यार, स्टूडेंट से हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, सो वी मस्ट हैव टू गिव सम टाइम टू देम कि वो यहाँ आके प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें, और यही एक फर्स्ट स्टेप है उनका टूवर्ड्स सेटलमेंट ओवर देयर या अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो वो है। तो उस चीज़ को वो कैश करने के लिए उन्होंने जो है 2021 जुलाई से ऑनवर्ड जो अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे दे कैन अवेल द PSW, आइदर जिन्होंने बैचलर्स वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे या मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो वो PSW को अवेल कर सकते हैं। PSW बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है जो इनको 2 साल के लिए मिलेगा इनिशियली, ठीक है, जो कि फर्दर फिर एक्सटेंडेबल होता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, इनोवेटिव में या उसमें। जो PSW जो स्टूडेंट वीज़ा है बेसिकली टियर 4 का वीज़ा होता है, तो जब वो PSW पे आता है तो टियर 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वक्त जो है तकरीबन मोर देन 30,000 कंपनीज हैं ऑल ओवर यूके, रजिस्टर्ड कंपनीज। अब बहुत सारे हमें ये क्वेश्चन है कि PSW का तरीका क्या है, किस तरह हम ले सकते हैं। उसमें ये है कि आप जो उनकी एक लिस्ट उनकी वेबसाइट पे मौजूद है कि जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है रजिस्टर्ड, वो मोर देन 30,000 है, उसमें आपका होना, और 20,800 के लगभग आपकी एनुअल सैलरी होनी चाहिए, जो तकरीबन 1700 1750 पाउंड पर मंथ आपकी सैलरी हो, प्लस जो कंपनीज की लिस्ट मौजूद है उस कंपनी का आप हिस्सा हो और वो आपको स्पॉन्सर लेटर दे दे, तो आप PSW अवेल कर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा सर, एक और बात मुझे बताइएगा कि आजकल स्टूडेंट्स जब बाहर जाते हैं तो उन्हें अकोमोडेशन का भी बड़ा मसला हो जाता है वहाँ पे जाके, तो आपकी कंपनी जो वीज़ा रेफ़र करवाती है तो उसमें अकोमोडेशन ऐड होती है या नहीं होती? देखिए, नॉर्मली जो फ़ीस डिपॉजिट हुई होती है उसमें अकोमोडेशन शामिल नहीं होती, और यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नॉर्मली ज़रा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट अकोमोडेशन, तो उसमें हम ये असिस्ट करते हैं, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज़ या सर्विसेज, लेकिन हम क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में उनको मेंशन किया था कि इसमें हम ये असिस्टेंस देते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे होते हैं, हम उनको ऑलरेडी बाउंड कर देते हैं कि ये आपके नए जूनियर्स आ रहे हैं तो इनको आप शेयरिंग अकोमोडेशन में अरेंज कर दें। एक तो वो सस्ती उनको पड़ जाती है, उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं बनता, दूसरा हम उन्हें ये कहते थे कि इनको जॉब में असिस्ट कर दें,
तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होती, ना उनके पेरेंट के भाई जाते साथ मेरा बच्चा रहेगा कहाँ, जॉब के लिए क्या होगा। तो वो कल को जब इंशाल्लाह ये बच्चे सीनियर होते हैं तो फिर हम इनसे उस तरह की हेल्प लेते हैं। और उससे क्या कि एक फैमिली सिस्टम हमने आपस में इनका सोशल कांटेक्ट बड़ा अच्छा स्ट्रांग रहता है, एक दूसरे के हेल्प आउट करते हैं। इतने आपके रिलेटिव वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर पाते जितने ये दोस्त आपके हेल्प कर जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब उस और अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा लंदन ऑफिस है वो उनको असिस्ट करता है। अगर स्टिल दे हैव सम प्रॉब्लम तो फिर हमारी लंदन जो टीम है वो इंटरवीन करती है और उनको वहाँ पर हेल्प आउट करती है सारी चीज़ों में। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO खालिद बशीर साहब, और उनसे आज हमने बड़ी ही मज़ेदार बातें की और उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई हैं कि स्टूडेंट्स जो भी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बड़ा ही आसान रास्ता उन्होंने आपको बताया कि जिसके ऊपर आप चल के आराम से अपने जो हैं वीज़ा ले सकते हैं, UK जा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सर हमें इंशाल्लाह बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के क्या मौजूदा हालात जा रहे हैं आजकल, और क्या नाम लेते हैं, और जो दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं उनके हालात क्या जा रहे हैं आजकल। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोई मज़ेदार सा कंटेंट लेकर, कोई दिलचस्प बात लेकर। तो मैं आपका मेज़बान मियां समद हारिस, देखते रहिए ये चैनल 94 न्यूज़।